हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। दोस्तों, मैं आज की क्लास में आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है और इसको कैसे हम करते हैं, यानी कि इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल होते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, इसके बारे में हम आज बताएंगे आपको। सबसे पहले दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का मीनिंग क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मीनिंग दोस्तों, बहुत ऐसे कार्य होते हैं जो फैक्ट्री में न करके कार्यस्थल पर ही किए जाते हैं, यानी ऐसे काम, ऐसे वर्क जो किसी फैक्ट्री में न करके उस कार्यस्थल पर ही संपूर्ण किया जाता हो, यहाँ पर वो कार्य करना होता है। ऐसे कार्य को हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कहते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि ऐसे कार्य जो किसी फैक्ट्री में ना किया जा सकता हो और हमें वहीं पर जाके करने होते हैं, यहाँ पर वो कार्य संपन्न करना होता है। जैसे अगर किसी पुल का निर्माण करना हो या किसी ब्रिज का, पुल ब्रिज, या फिर कहें कि कोई ऐसा कार्य जो बिल्डिंग बनाना हो, तो ये सब कार्य जो होते हैं वो कार्य स्थल पर ही जाके पूरे किए जा सकते हैं। किसी फैक्ट्री में इनको पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि फैक्ट्री में लाया नहीं जा सकता। तो ऐसे कार्य जो कार्यस्थल पर ही पूरे किए जाए उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। इससे कॉन्ट्रैक्ट के साथ कॉस्टिंग जो जुड़ा हुआ है, यानी कि इससे संबंधित जो खर्चे होते हैं उसके लिए हम अकाउंटिंग करते हैं, एक लेजर बनाते हैं जिसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। दोस्तों, हमने ये बताया आपको कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है, यानी कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो वो होता है कि जहां हम, यानी ऐसा कार्य जो कार्यस्थल पर ही संपन्न करते हों उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। यानी इसमें तीन चीजें होती हैं दोस्तों। सबसे पहला होता है कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्टी और तीसरा होता है कॉन्ट्रैक्टर। सबसे पहले चीज कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एक एग्रीमेंट होता है ठेका लेने और ठेका देने वाले के बीच। जो देने वाला होता है उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्टी, और जो लेने वाला होता है यानी जो ठेकेदार होता है उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर। ये तीन एलिमेंट जो होते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट में होता है। यानी एक तो एग्रीमेंट होगा जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, और दूसरा होगा देने वाला जिसे कॉन्ट्रैक्टी कहेंगे, और तीसरा होता है कॉन्ट्रैक्टर जो कि इस कार्य को संपन्न करता है। ये तीनों चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों कि जब हम कोई कार्य किसी को अगर कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, किसी कॉन्ट्रैक्टर को, ठेकेदार को अगर हम ठेका देते हैं, तो उससे संबंधित हम एक विवरण तैयार करते हैं जिसको कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, जिसमें हमारे सारे विवरण होते हैं कि ठेका कितने की है, कितने दिन में कंप्लीट करना है, और कब, किस कंडीशन में तैयार करने हैं, कब हमें तैयार करके कंप्लीट कंडीशन में मिलेगा। ये सारी चीज का विवरण जो है उसमें दिया होता है। अगर निर्धारित समय से कॉन्ट्रैक्टर अगर काम पूरा ना करे तो उसके लिए क्या क्षतिपूर्ति होगी, यानी उस पर फाइन भी चार्ज किया जाता है। ये सारी विवरण जो है कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही डिफाइन हो जाता है। ये था हमारा कॉन्ट्रैक्टर। अब दोस्तों, अब कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, और कॉन्ट्रैक्ट के बाद एक होता है कि अगर हमारा जो है लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा हो, या कहें कि ठीक है जब संपूर्ण हो जाता है, तो उसके लिए हमें एक ये जानना जरूरी होता है कि जो हमने ठेका लिया हुआ है या किसी को ठेका दिया हुआ है, तो वैसे कंडीशन में हमें लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इसे जानने के लिए हम एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं जिसका फॉर्मेट ये है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में सबसे पहले हमारा जो होता है ऊपर लिखा होता है कि किस कंपनी का हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, XYZ लिमिटेड जो भी है। इसके बाद उसमें एक डाटा भी इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट नंबर, यानी बहुत सारी ठेका जब चलती हैं एक ही साइड पर तो उसमें नंबरिंग कर दिए जाते हैं, यानी हर कॉन्ट्रैक्ट का एक नंबर होता है जिसको ऊपर इंडिकेट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट नंबर। इसके बाद आता है पार्टिकुलर टर्म और कॉन्ट्रैक्ट, यानी कोई अगर कंडीशन हो कि क्या चीज का वर्क कर रहे हैं उसके बारे का विवरण भी इसके ऊपर लिखा जाता है, जिसको पार्टिकुलर एंड टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत हम दिखाते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों कि डेट ऑफ स्टार्ट और डेट ऑफ कंप्लीट, यानी किस डेट को हम शुरू करेंगे कर रहे हैं और किस डेट तक का हमारा जो कंप्लीट हो गया वर्क, वो डेट दोनों डिफाइन होता है। इसके बाद आता है
प्लेस ऑफ वर्क इसमें लिखा जाता है कि हम जो वर्क कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसका प्लेस क्या है। और आता है लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, यानी इसमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, यानी जो ठेका दिया गया है वो कितने का ठेका है, ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस यहाँ पर डिफाइन होता है। तो ये चीजें पार्टिकुलर हमारे ऊपर में ही शो किए जाते हैं। और इसके साथ हम बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में दोस्तों एक डेबिट और क्रेडिट, यानी ये हो गया आपका डेबिट पार्ट, दूसरा हो गया क्रेडिट पार्ट। डेबिट पार्ट में आपको पार्टिकुलर में जो दिखाया हुआ है, नॉर्मली जो भी है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट अगर हम बना रहे हों तो जो भी खर्चे होते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी खर्चा होता है उसे हम डेबिट पार्ट में शो करते हैं। और उससे रिलेटेड इनकम या कोई इनकम अगर हो रहा है तो उसे हम क्रेडिट पार्ट में शो करते हैं। इसके साथ और क्या दिखाते हैं, डेबिट पार्ट में हम टोटल डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी मटेरियल, वेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड या कोई भी खर्चा जो होता है उसे हम कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो होता है उसे हम डेबिट पक्ष में दिखाते हैं। इसके साथ और क्या दिखाते हैं, अगर प्लांट हो यानी ठेका हम शुरू करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट शुरू करते हैं तो हमें प्लांट की भी जरूरत पड़ती है, मशीनरी की जरूरत पड़ती है। तो अगर कोई मशीनरी है तो उसे हम प्लांट टू प्लांट या मशीनरी करके शो करेंगे डेबिट पक्ष में। मशीनरी यानी टोटल वैल्यू से जितनी की मशीनरी हो या प्लांट हो और टोटल वैल्यू यहाँ पर शो करेंगे डेबिट पक्ष में। इसके बाद आता है यानी साइड में ओवरहेड एक्सपेंसेस, अगर अदर कोई एक्सपेंसेस है तो वो भी हम डेबिट साइड में शो करेंगे। इसके बाद 201 लिखा हुआ सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट जब बड़ा होता है तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है कि छोटे छोटे ठेकेदारों को यानी जिनको सब कॉन्ट्रैक्टर कहा जाता है उनको वो अपना जो है कॉन्ट्रैक्ट डिवाइड कर देता है। जैसे एक बिल्डिंग बना रहा हो, बड़ा बिल्डिंग है, बिल्डिंग से रिलेटेड जो इलेक्ट्रिकल का वर्क होगा वो किसी और को दे दिया, और उसमें दरवाजे लगाने, डोर लगाने के हैं यानी फर्नीचर के जो वर्क हैं वो किसी और कॉन्ट्रैक्ट को दे दिया। तो कोई स्पेशलिस्ट होता है, यानी एक बिल्डिंग बनाने में कई कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर। तो ये सारे कॉस्ट जो आते हैं यानी जो कॉन्ट्रैक्टर जो सब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करता है यानी जो कॉस्ट होता है वो हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट साइड में शो करते हैं। इसके बाद आता है एक्स्ट्रा वर्क डन कॉस्ट, यानी कभी कभार होता है दोस्तों कि कॉन्ट्रैक्ट हमें करते समय कुछ चीजें छूट जाती हैं। जैसे बिल्डिंग हम बना रहे हैं और बिल्डिंग में सारे कुछ बन गए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि किचन में जो है किचन की व्यवस्था ऐसी हो कि हम खड़ा होकर ही उसमें सारी व्यवस्था रखें, खाना जो है वो खड़ा होकर बनाया जाए। या कोई चीज टाइल्स लगवानी है जो हमने नहीं कर रखा है बाथरूम में और उसे हम बाद में करते हैं कि नहीं इसमें बाथरूम में टाइल भी होना चाहिए, टाइल्स भी होना चाहिए। तो ये चीज एक्स्ट्रा वर्क अगर हम बाद में लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट में और बाद में वो करवाते हैं तो उस खर्चे को भी हम यहीं पर दिखाएंगे डेबिट साइड में। इसके बाद आता है दोस्तों कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस सोल्ड ऑफ मटेरियल, कभी कभी ऐसा होता है कि साइड पर ही कोई मटेरियल बेच दी जाती है और उसके बेचने से अगर हमें प्रॉफिट हो रहा हो तो वो प्रॉफिट अमाउंट इधर शो करते हैं, यानी प्रॉफिट और लॉस सोल्ड ऑफ मटेरियल। इसके बाद आता है दोस्तों क्रेडिट साइड में, अगर मटेरियल रिटर्न हो रहा हो, कभी कभार ऐसा होता है कि प्लांट मतलब कॉन्ट्रैक्ट चलते रहते हैं तो हम जो है स्टोर को मटेरियल वापस कर देते हैं या किसी अदर साइड को अगर वापस करते हैं जहां से हमने लिया है तो इधर दिखाएंगे प्लांट एंड मशीनरी रिटर्न। और दूसरा होता है प्लांट एंड मशीनरी ट्रांसफर टू अदर साइड। कभी कभी ये होता है कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट अगर इस साइड चलते रहते हैं तो हम बार बार स्टोर में नहीं ले जाकर एक ठेकेदार से जो रहता है कॉन्ट्रैक्टर से दूसरा कॉन्ट्रैक्टर लेते रहते हैं। और ऐसे समय में अगर कोई मटेरियल किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पर दिया हो यानी ए या बी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया गया हो तो अगर दिया गया तो वो हम क्रेडिट पक्ष में शो करते हैं। इसके बाद लेकिन अगर किसी साइड से अगर हमने मटेरियल लिया हुआ है तो उसको हम डेबिट साइड में शो करेंगे। इसके बाद आता है दोस्तों मटेरियल एंड प्लांट सोल्ड। अगर कोई मटेरियल या प्लांट हम बेचते हैं किसी कारण, एक्चुअल तो हम बेचते नहीं लेकिन किसी कारणवश अगर बेचना पड़ जाता है तो ऐसे कंडीशन में जिस अमाउंट से बेचेंगे वो अमाउंट यहाँ पर शो करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी जो भी है मटेरियल उसे सोल्ड करेंगे उस अमाउंट से यहाँ पर हम शो करेंगे बाई क्रेडिट पक्ष में। इसके बाद आता है लास्ट में, क्योंकि हमारा अगर वर्क कंप्लीट हो गया हो
तो ऐसे कंडीशन में या जब हम अपना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हों वर्ष के लास्ट में यानी फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में, अगर कुछ मटेरियल प्लांट एट साइट पर पड़ी हो तो उसकी वैल्यू से यहाँ पर हम डेबिट करते हैं। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस, तो ऐसे कंडीशन में अगर हमें प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट पक्ष में शो करते हैं प्रॉफिट अमाउंट, अगर लॉस होता है तो हम सोल्ड अमाउंट से जो नेट लॉस होता है उसे हम क्रेडिट पक्ष में शो करते हैं, क्रेडिट साइड में शो करते हैं P&L अकाउंट में। इसके बाद आता है दोस्तों, ये सारे करने के बाद अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका हो यानी 1 साल में दिया और 1 साल में ही कंप्लीट हो गया हो और उसका हम कंप्लीट होने के बाद अगर ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में हम यहाँ पर लिखते हैं कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट और उसमें दिखाते हैं अगर टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, यानी हमने 5 लाख रुपए का अगर कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है यानी कॉन्ट्रैक्ट अगर 5 लाख रुपए का है, 5 लाख रुपीज का है तो यहाँ पर टोटल 5 लाख रुपीज हम शो करेंगे कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट के नाम से, यानी कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट लिखेंगे और 5 लाख शो करेंगे और नेट बैलेंस जो निकलेगा यानी यहाँ का नीचे हमें कुछ नहीं करना, ये दोनों का अगर इस साइड बचता है तो बैलेंस बीडी यानी प्रॉफिट और इस साइड अगर बचा तो हमारा लॉस होता है। लेकिन दोस्तों इसमें एक कंडीशन और है कि बहुत लंबे समय तक बहुत से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो 1 साल में नहीं खत्म होते, कई वर्षों तक चलते रहते हैं, यानी ब्रिज रोड का वर्क या इस टाइप का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या इस कोई अगर प्लांट बैठा रहे हो तो ऐसे कंडीशन में ये वर्क जो होते हैं वो बहुत लंबे समय तक चलते हैं, सालों तक चलते रहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम एक लमसम अमाउंट का जो है जब कॉन्ट्रैक्ट हम बनाते हैं यानी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट लास्ट फाइनेंशियल ईयर में तो उस समय हम ये देखते हैं कि हमारा कितना काम वर्क कंप्लीट हो चुका है, उसके आधार पर हम अपना प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। तो वैसे कंडीशन में अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट ना हुआ है, अनकम्प्लीट है, तो हम कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट नहीं लिखेंगे, उसे जगह लिखेंगे बाई वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। और इसमें दिखाते हैं हम 2 अमाउंट, एक होता है वर्क सर्टिफाइड, दूसरा होता है वर्क अनसर्टिफाइड। अब सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड क्या है दोस्तों? जब ठेका चलता है और ठेका जब कंप्लीट होता है तो जो हमारा प्रमाणित करने के लिए यानी जो हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है उसका एक इंजीनियर होता है जो आकर सर्टिफाइड करता है कि आपका काम का देखते हुए कितने काम कंप्लीट हो चुके हैं और उसके आधार पर ही हमें जो है कॉन्ट्रैक्टी पैसा देता है। यानी जो उसके इंजीनियर होंगे कॉन्ट्रैक्टी के वो सर्टिफाइड करते हैं कि कितना हमने काम किया है और जितना लिखते हैं, मान के चले कि अगर 40% या 50% उन्होंने सर्टिफाई किया कि जो वर्क हमने दिया था उसका 50% काम हुआ है तो 50% सर्टिफाइड वर्क होगा और उसी के आधार पर हमें कैश प्राइस मिलती है, एडवांस जो मिलता है कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्टी से वो हमें इसी आधार पर मिलता है। और दूसरा होता है अनसर्टिफाइड वर्क। अनसर्टिफाइड वर्क का मतलब ये होता है कि काम तो अभी चल रहा है लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो कंप्लीट तो हो चुके होते हैं लेकिन अभी पूरे कंप्लीट नहीं होता, यानी कंप्लीट तो हो गया लेकिन सर्टिफाई उसको नहीं किया गया है, तो वो अमाउंट भी यहाँ पर लिखते हैं और दोनों अमाउंट को जोड़कर इधर लिखते हैं। इसके बाद बैलेंस करते हैं कि क्या हमारा प्रॉफिट और लॉस होता है। इसके बाद दोस्तों जो अगर इनकम्प्लीट वर्क है तो इसमें से जो प्रॉफिट यानी वर्क इन प्रोग्रेस में जो अकाउंट बचती है उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में टोटल का टोटल नहीं ले जाते। उसके लिए कुछ कंडीशन है कि कितना हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएं और कितना ना ले जाएं। इसके लिए हम अगले क्लास में आपको बताएंगे कि बचा हुआ जो वर्क इन प्रोग्रेस का जो अमाउंट है उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना ट्रांसफर करें और कितना ना करें। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।